नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। भारतीय ज्योतिष विद्या के अंतर्गत पंचांग का ज्ञान सीख रहे हैं। अभी तक आपने पंचांग के 5 अंगों में से तिथि के बारे में जान लिया, वार समझ लिए, नक्षत्र समझ लिए, योग समझ लिए और आज विशेष रूप से करण के बारे में हम समझेंगे। उसके पहले पिछली कक्षा में जो आपने समझा है दिशाशूल के बारे में, 4 दिशाओं के बारे में हमने आपको बताया था। चारों दिशाओं के कोनों में जो 4 विदिशाएं होती हैं उनका भी दिशाशूल आप समझ लें और दिशाशूल का परिहार किस प्रकार होता है ये बात भी जान लें। पूर्व कक्षा में आपने जाना था कि सोमवार और शनिवार को पूर्व दिशा में दिशाशूल होता है। पूर्व दिशा से हम दक्षिणावर्त घूमेंगे तो विदिशा, फिर दक्षिण दिशा, तो विदिशा जो आएगी वो अग्नि कोण आएगा, आग्नेय दिशा में भी विदिशा में सोमवार और शनिवार को दिशाशूल होता है और ये पूर्व दिशा और अग्नि कोण आग्नेय दिशा में रात्रि के समय दिशाशूल होता है। और अगर आवश्यक है हमें पूर्व दिशा में या आग्नेय विदिशा में जाना है सोमवार शनिवार को, तो हम दूध पीकर घर से निकलें, चंदन का टीका लगा लें और तिल का दान करें तो दिशाशूल का प्रभाव कम हो जाता है। दक्षिण दिशा के लिए आपने जाना था गुरुवार को दिशाशूल होता है और यह दिन में रहता है। अब दिन में अगर हमें दक्षिण दिशा में यात्रा करनी है तो दही खाकर हम घर से निकलें तो दिशाशूल का प्रभाव कम हो जाता है। दक्षिण दिशा से आगे बढ़े हम, दिशाओं का विदिशाओं का ज्ञान आप दक्षिणावर्त घूमते जाएं। दक्षिणावर्त से मतलब अपने दाहिने हाथ की ओर घूमते जाएं तो क्रमशः दक्षिण के बाद विदिशा आएगी नैऋत्य, कॉर्नर को विदिशा कहते हैं। तो नैऋत्य में रविवार और शुक्रवार को दिशाशूल दिन में रहता है और इसका परिहार करने के लिए घी खाकर हम निकलें, पान खाएं और यव का दान करें। इनमें से कोई भी उपाय करके निकलें तो दिशाशूल का प्रभाव कम हो जाता है। पश्चिम दिशा का आपने जान लिया था, रविवार और शुक्रवार को दिशाशूल होता है और यह दिन में होता है और जो उपाय नैऋत्य विदिशा में किए वही उपाय पश्चिम दिशा के लिए भी लागू होते हैं। पश्चिम के बाद विदिशा वायव्य और इसमें मंगलवार को रात्रि में दिशाशूल रहता है और दिशाशूल का परिहार करने के लिए हम गुड़ खाकर निकलें। जहाँ से हम यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं वहाँ की मिट्टी अपने साथ रखें। जैसे आपने देखा होगा अभी रामायण सीरियल में, कोरोना काल में रामायण सीरियल चल रहा था और उसमें श्री रामचंद्र जी
अयोध्या की मिट्टी लेकर के गए थे और वहाँ पर जब वह पंचवटी में रुके तो अयोध्या की मिट्टी को रख के उसकी पूजन वो किया करते थे अपनी मातृभूमि की। तो इस प्रकार से मिट्टी साथ में रखने से वायव्य दिशा का दिशाशूल का परिहार होता है, गुड़ खाकर यात्रा करने से भी होता है। उत्तर दिशा में आपने जाना था, मंगलवार और बुधवार को पूरे समय दिन रात दिशाशूल रहता है और इसी तरह ईशान दिशा में, ईशान विदिशा में शनिवार और बुधवार को पूरे समय दिन रात दिशाशूल रहता है और इन दोनों उत्तर दिशा और ईशान कोण के लिए गुड़ खाकर निकलें और उत्तर दिशा के लिए मिट्टी जैसे वायव्य में साथ में रखे थे ऐसे ही रखें और साथ में पुष्प धारण करें। जैसे आपने देखा होगा चित्रों में, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी अपने कोट में जेब में एक पुष्प लगाए रहते थे, गुलाब का पुष्प होता था। तो इस प्रकार से अपने साथ में पुष्प धारण करें तो दिशाशूल का परिहार होता है। ईशान दिशा के लिए भी गुड़ खाकर निकलें, पुष्प धारण करें और तिल का दान करें। इन उपायों से दिशाशूल का परिहार करके आवश्यक है तो यात्रा कर सकते हैं। इसके बाद पिछली कक्षा में हमने जो 7 वार समझे थे उनका क्रम किस प्रकार से रविवार सोमवार आदि आते हैं और 24 घंटे में एक एक बार की होरा होती है, ये आपने विस्तार से जाना था। एक महीने में 5 वार होने से उसका विशेष फल होता है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। माह से मतलब यहाँ ध्यान रखना होगा आपको, मास का मतलब हिंदू मास जो पंचांग में दिए रहते हैं और उनका प्रारंभ चैत्र माह से होता है और क्रम से चैत्र के बाद वैशाख, फिर ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, आश्विन को कुंवार भी कहते हैं जो अभी वर्तमान में चल रहा है। उसके बाद 8वां कार्तिक, कार्तिक के बाद अगहन, अगहन को मार्गशीर्ष लिखा रहता है पंचांग में, अगहन भी कहते हैं और मार्गशीर्ष भी उसी को कहते हैं। इसके बाद 10 नंबर पौष, पूष का महीना भी बोलते हैं। इसके बाद माघ और अंतिम फाल्गुन। इस प्रकार ये 12 हिंदू माह कहलाते हैं और इन माहों में जिस महीने में 5 रविवार सोमवार आदि जो भी वार पड़ते हैं तो इनका विशेष फल ज्योतिष शास्त्रों में ग्रंथों में बताया गया है। जैसे माह में 5 रविवार पड़ें तो इसके फल से अन्न महंगा होता है, छत्रभंग होता है। छत्रभंग से मतलब जो विशिष्ट व्यक्ति होते हैं उनका प्रभाव कम होता है और भय व्याप्त होता है। सोमवार अगर 5 पड़ रहे हैं किसी माह में तो यह अच्छा माना गया है, इससे धन धान्य की वृद्धि होती है और सभी जगह सुख शांति छा जाती है। इसी प्रकार जिस माह में 5 मंगलवार पड़ रहे हों, मंगलवार क्रूर ग्रह है और क्रूर ग्रह के प्रभाव से मंगल का जो विशेष प्रभाव होता है, लड़ाई झगड़े वगैरह इस प्रकार के कार्य होते हैं, मारपीट होती है। इस प्रकार के कार्य 5 मंगल जिस माह में पड़ेंगे उसमें होता है। 5 बुधवार होने से बुधवार को अच्छा सौम्य ग्रह माना गया है तो प्रजा सुखी होती है और उस माह में विशेष सुभिक्ष रहता है। गुरुवार
वैसे अच्छा ग्रह माना गया है, सौम्य होता है, लेकिन 5 गुरुवार पड़ने से विशेष रूप से पश्चिम के क्षेत्र में, पश्चिम दिशा में विग्रह होता है, युद्ध की संभावना होती है और पीड़ादायक होता है। 5 शुक्रवार होने से अच्छा माना गया है शुक्र ग्रह, और प्रजा में सुख शांति सुभिक्ष और वृद्धि होती है। 5 शनिवार होने से शनिवार को क्रूर ग्रह माना गया है, और क्रूर ग्रह का क्रूरता पूर्ण जो प्रभाव होता है वह 5 शनिवार होने से दिखाई देता है। ईशान देश में, ईशान का जो दिशा का विदिशा का क्षेत्र है, विशेष रूप से वहाँ पर युद्ध आदि की संभावना होती है, लड़ाई झगड़े की। अग्नि का भी भय रहता है, आग लग सकती है और महंगाई बढ़ती है। इस प्रकार से माह में, किस माह में कौन से वार 5 आ रहे हैं, प्रायः 2 बार 5-5 आते हैं 30 दिन के माह में। कोई माह 29 दिन का भी होता है, तो उसमें एक बार 5 बार आएगा, रविवार सोमवार आदि में। तो वह देख करके हम ज्ञान कर सकते हैं। एक विशेष बात और हम आपको इसी के साथ बता दें, जैसे पंचांग में समय लिखा रहता है और घड़ी के द्वारा हम समय जान लेते हैं कि अभी कितना समय हुआ है। ज्योतिष की विधा में जब घड़ी का प्रयोग नहीं होता था तो शरीर की छाया के द्वारा कितना दिन अभी हो गया है और कितना दिन सूर्यास्त होने के लिए शेष है, इस बात का ज्ञान प्राप्त करने का विधान आया है। और आप करके देखेंगे, बहुत अच्छा गणित है, तो आपको बिल्कुल सटीक समझ में आएगा। तो आपको कैसे करना है, शरीर की छाया पहले आपको नापना होगी। कैसे नापेंगे शरीर की छाया? आप जब धूप निकली हो, बहुत तेज धूप हो या कम हो, शरीर की छाया दिखाई देती हो, इस प्रकार से आप खुले मैदान में या छत पे जाएं और आप बिल्कुल सीधे स्ट्रेट खड़े हों, और खड़े हो करके पहले से एक सामने जहाँ तक आपकी छाया शरीर की आपको दिख रही है, तो उस छाया को आप देखें। और छाया देखने के साथ में आप एक वहाँ पर निशान बना दें जहाँ तक आपके शरीर की छाया आपको दिखाई दे रही है। एक बार फिर से आप वेरीफाई कर लें, सत्यापन कर लें, पुनः अपनी जगह जहाँ पहले खड़े थे वहाँ से आप हट गए निशान बनाने के लिए, तो वो निशान जहाँ आपने बनाया है और या वहाँ पर कोई वस्तु ऐसे रख दें कि इस वस्तु तक आपके शरीर की छाया दिखाई दे रही है। इस प्रकार से पुनः एक बार और सत्यापन कर लें, जिससे कोई भूल चूक की संभावना ना रहे। फिर से उसी स्थान पर खड़े हों, बिल्कुल सीधे खड़े हों, स्ट्रेट दोनों पैर मिला करके, और फिर से देख लें कि जो आपने निशान बनाया है या जो वस्तु आपने रखी है वहीं तक आपकी छाया आ रही है। इस प्रकार से जहाँ तक आपकी छाया पहुँच रही है, जहाँ आप खड़े हैं वहाँ से अपने पैर से नापें। पूरा पैर उठा के आप रखते जाएं, एक पैर के आगे एक पैर, फिर दूसरा पैर, इस तरह से आप रखते जाएं और अपने पैर से आप नाप लें। अब जितना आपने नापा है उस नाप में आप 6 का अंक जोड़ दें। जैसे आपने अपने पैरों से अपनी छाया को नापा तो 5 आपका नाप आया, 5 चरण आपने नापे, उसमें 6 का अंक आप जोड़ दें, तो 5 और 6 जोड़ने से 11 हो गए। और इस योगफल से आप 121 में भाग करें, 11 का भाग 121 में दें। ये 121 और 6 का अंक फिक्स है। चरण छाया केवल आपको कितने पैर आपने नापे हैं वो आपको लिखना है इसमें। तो आपने 11 का भाग दिया 121 में,
तो आ गया 11 बार, पूरा पूरा कट गया। और ये जो भाग आपका जितने बार गया भागफल आया 11 आया, तो ये घड़ी कहलाएगा। घड़ी का मतलब 24 मिनट का समय एक घड़ी होता है, तो 11 घड़ी। अब आप ये देखें कि सूर्य चढ़ता हुआ है या उतरता हुआ है, और इसकी पहचान क्या है। ऐसे तो अंदाज तो रहता ही है सभी के लिए, प्रायः 12 बजे के पहले सूर्य चढ़ता हुआ कहलाता है, और सामान्य रूप से 12 बजे और उसके आसपास का जो समय है वो मध्याह्न काल का समय होता है, और उसके बाद सूर्य ढलना शुरू हो जाता है। तो 12 बजे के पहले सूर्य प्रातः काल से, जैसे पूर्व दिशा से सूर्य का उदय होता है, तो आप खड़े होंगे तो आपकी छाया पश्चिम दिशा की ओर आपको दिखेगी, और सूर्य जैसे जैसे आपके सिर पे आता जाएगा, मध्याह्न काल होता जाएगा, तो छाया आपकी छोटी होती जाएगी, और उसके बाद सूर्य पश्चिम दिशा की ओर जाएगा, माने मध्याह्न काल के बाद सूर्य ढलना शुरू हो जाएगा, तो आपकी छाया पूर्व दिशा की ओर आना शुरू हो जाएगी, और धीरे धीरे छाया बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार से आपको ये अनुमान हो जाएगा, आप समझ जाएंगे कि सूर्य अभी चढ़ रहा है या ढल रहा है। तो चढ़ते हुए सूर्य में जो आपका 11 घड़ी आया है, इतना दिन सूर्योदय से बीत गया। अब आपको पंचांग में देखना होगा कि सूर्योदय आज कितने बजे हुआ था, और उतने बजे से आप 11 घड़ी, जिस समय आपकी चरण छाया 5 आई है, उस समय आप देखें तो 11 घड़ी की आप घंटा मिनट बना लें, क्योंकि घड़ी से आप जब देखेंगे तो घंटा मिनट में आपको निकालना रहेगा। तो 11 घड़ी के घंटा मिनट बनाने के लिए क्या करेंगे, ऐसे व्यवहारिक गणित में आप देखें तो 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है, तो इस हिसाब से आप बना लें। 2.5 घड़ी, 5 घड़ी, 10 घड़ी, तो 10 घड़ी के 4 घंटे हो जाएंगे, और 1 घड़ी का 24 मिनट, तो 4 घंटे 24 मिनट हो जाएगा। इसे व्यवहारिक गणित कहते हैं। और अगर आप इसको लिख कर के करना चाहें प्रैक्टिस, तो 11 घड़ी के पहले मिनट बना लें, तो 11 में 24 का आप गुणा करेंगे तो 11 घड़ी के मिनट बन जाएंगे, और फिर उन मिनट को आप घंटे में बदलें तो 60 का आप भाग देंगे तो 4 घंटे आ जाएगा, और शेष बचेगा 24, तो 24 मिनट आ जाएगा। इस प्रकार से आप निकाल लेंगे। सूर्योदय के समय में ये 4-24 आप जोड़ेंगे तो जितना समय अभी वर्तमान में घड़ी में दिख रहा है उतना समय आ जाएगा। इसमें जो स्टैंडर्ड टाइम और लोकल टाइम का अंतर है वो संस्कार भी करना रहेगा, उसके लिए हम पृथक से आपको बताएंगे करने की विधि, तो वो आप जान जाएंगे, थोड़ा सा अंतर उससे आपका आएगा। इसी तरह जब सूर्य ढलने का समय है, यानी दोपहर बाद, तो उस समय आप देखेंगे छाया शरीर की कितनी पड़ रही है, और उस छाया के हिसाब से इसी प्रकार आप करेंगे, चरण गिन करके उसमें 6 का अंक जोड़ेंगे, और जो योग आया उसका भाग देंगे 121 में, तो जो संख्या आएगी उतना घड़ी पल दिन शेष बचा है। इस तरह से तो शेष बचा दिन कैसे जानेंगे, जो आपकी संख्या आई है सूर्यास्त से आप जानेंगे, माने सूर्यास्त होने में इतने घड़ी पल अभी शेष है। तो पंचांग में आपको फिर देखना रहेगा कि सूर्यास्त होने का समय कितना है आज, और सूर्यास्त में से उतना घड़ी पल आप घटाएंगे तो वर्तमान में जो समय है कितने बजे हैं घंटा मिनट रूप में उसे बना लेंगे, तो उस समय आपको घड़ी के हिसाब से मिल जाएगा। इस प्रकार अपने शरीर की छाया के द्वारा आप सही समय का अंदाज कर सकते हैं। लगभग थोड़ा सा अंतर आ सकता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है। आप करके देखना, प्रैक्टिस आप करेंगे तो आप विशेष रूप से जान जाएंगे। अब हम बात करते हैं करण के बारे में। पंचांग के 5 भागों में 5वां अंतिम भाग आज हम समझ रहे हैं करण। करण क्या होता है? तिथि का आधा हिस्सा
करण कहलाता है। जो प्रतिपदा, द्वितीय आदि तिथियां हैं, जिसे हमने पंचांग ज्ञान के प्रथम भाग के रूप में समझा था, उन तिथियों का आधा भाग करण, अर्थात एक तिथि में 2 करण होते हैं। तो प्रारंभ में पूर्वार्ध में पहला करण रहेगा, उसके बाद उत्तरार्ध में दूसरा करण रहेगा। तिथि का मान पंचांग में दिया रहता है। अभी हम पंचांग देखने, किस प्रकार से पंचांग देखते हैं, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो वहाँ आप समझेंगे। तो तिथि का मान माने जैसे आज की हम तिथि की बात करें तो आज अधिक आश्विन कृष्ण नवमी, और ये पंचांग में इसका समय दिया है कब तक है, तो घटी पल में 15 घटी और 13 पल तक आश्विन कृष्ण नवमी है आज रविवार को। समय में घंटा मिनट में बात करें तो 15 घड़ी 13 पल को घंटा मिनट में बनाया, पंचांग में दिया है 12 घंटा और 15 मिनट, माने 12 बज के 18 मिनट तक। इस तरह से घटी पल को घंटा मिनट में बना लिया। ये जो समय है ये सूर्योदय से इतने समय तक ये घड़ी, ये आज की तिथि रहेगी। अब इस तिथि में, ये तिथि जब प्रारंभ हुई थी, ये कल प्रारंभ हुई थी, स्वाभाविक है अभी दोपहर 12 बजे तक रही है नवमी, तो कल प्रारंभ हुई होगी, क्योंकि प्रायः 60 घड़ी की तिथि होती है, समयानुसार कुछ थोड़ा कम ज़्यादा भी होता है। तो इस समय वर्तमान में हम देखेंगे तो इसका दूसरा भाग चल रहा है तिथि का। प्रथम भाग इसका आधा समय बीत चुका है 30 घड़ी के लगभग, और दूसरा भाग चल रहा है। अब तो दूसरा भाग भी बीत चुका है, सूर्योदय के समय चल रहा था। तो तिथि में पहले भाग में एक पहला करण रहेगा, दूसरे भाग में दूसरा करण रहेगा। अब ये करण, ये बात आप जान गए कि एक दिन में 2 करण होते हैं। इनके नाम हैं 11 करण हैं। 11 करण के नाम बब, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, विष्टि, ये 7 करण हैं। ये चर कहलाते हैं। चर का मतलब होता है जो बदलते रहते हैं, यानी जिनमें परिवर्तन होता रहता है। कोई ये किसी दिन पड़ेगा, कोई दूसरे दिन कभी पड़ेगा, इस प्रकार से इनका परिवर्तन होता रहता है। और इसके अलावा 4 करण और होते हैं, वे स्थिर करण कहलाते हैं। जैसे जैन आगम की मान्यता के अनुसार ग्रहों का जो परिभ्रमण है वह 2.5 दीप में सूर्य चंद्र आदि जो ग्रह हैं वो भ्रमण करते हैं, और 2.5 दीप के बाहर जो सूर्य चंद्र आदि ग्रह हैं वो भ्रमण नहीं करते हैं, वो स्थिर रहते हैं। तो इसी तरह से यहाँ हम देख रहे हैं ये 7 जो करण हैं, भव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज और विष्टि, ये चर हैं, यानी इनमें परिवर्तन होता रहता है। और 4 करण स्थिर हैं, इनमें परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन नहीं होने से मतलब है कि इनके दिन फिक्स हैं, उस दिन ये करण होगा, अनिवार्य रूप से होगा, ऐसा समय इनका निश्चित है। और वो स्थिर करण हैं शकुनी, चतुष्पद, नाग, किंस्तोघ्न। अब ये पहले हम स्थिर करण की ही बात कर लें कि ये कब होते हैं। तो शकुनी करण होता है कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के उत्तरार्ध में। उत्तरार्ध से मतलब पहला आधा भाग तिथि का बीत गया, दूसरा आधा भाग जैसे ही प्रारंभ होगा तो शकुनी करण प्रारंभ हो जाएगा, और तिथि पूर्ण होने तक, चतुर्दशी कृष्ण पक्ष की तिथि पूर्ण होने तक शकुनी करण रहेगा। इसके बाद दूसरा स्थिर करण प्रारंभ हो जाएगा। ये चतुर्दशी पूर्ण हो गई तो चतुर्दशी के बाद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है तो आएगा अमावस्या। तो अमावस्या के प्रथम पक्ष में, माने पूर्वार्ध में,
रहेगा चतुष्पद नाम का करण, और अमावस्या के उत्तरार्ध में माने दूसरे भाग में रहेगा नाग करण। इसके बाद अमावस्या पूरी हो गई, अब शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जाएगा। तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा आएगी, इसके पूर्वार्ध में रहेगा किंस्तोघ्न करण, और शुक्ल प्रतिपदा का उत्तरार्ध आएगा आधी तिथि बीतने के बाद। तो फिर बव करण जो चर हैं, बव बालव कलव तैतिल गर वणिज विष्टि, ये 7 करण चर हैं, ये प्रारंभ हो जाएंगे। तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दूसरे भाग में उत्तरार्ध में बव करण रहेगा, और इसके बाद आगे ये क्रम से चलेंगे। द्वितीय तिथि आएगी शुक्ल पक्ष की, तो उसके पूर्वार्ध में बालव और उत्तरार्ध में कौलव। फिर तृतीय आएगी तो पूर्वार्ध में तैतिल और उत्तरार्ध में गर। फिर चतुर्थी आएगी तो पूर्वार्ध में वणिज और उत्तरार्ध में विष्टि। इस तरह से फिर इसी क्रम से पुनः विष्टि के बाद में फिर वही वव बालव कौलव तैतिल गर वणिज विष्टि, इसी क्रम में ये चलते रहेंगे पूरे 28 दिन माने पूरे महीने। तो ये 7 करण हैं और 28 दिन चलना है, और 28 दिन में भी एक दिन में 2 करण होना है, तो 28 दिन में 56 हो जाएंगे करण, एक दिन में 2 होना है। और करण गिनती के हैं 7 जो चर हैं, तो 56 बार होने में इनकी 8 आवृत्ति हो जाएंगी, माने 8 बार हर करण, ये 7 करण जो हैं 8 बार आ जाएंगे। बव भी आ जाएगा 8 बार, इसी तरह बालव कौलव तैतिल गर वणिज विष्टि, ये सभी 8 फेरे इनके हो जाएंगे। इस तरह ये चर हैं, और फिर 8 फेरे इनके पूरे होने के बाद पुनः कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आ जाएगी। चतुर्दशी का उत्तरार्ध भाग दूसरा भाग आएगा, तो फिर स्थिर करण प्रारंभ हो जाएगा शकुनी। इसके बाद पुनः अमावस्या में प्रथम पूर्वार्ध में चतुष्पद, ये स्थिर करण रहेगा। फिर अमावस्या के उत्तरार्ध में नाग और शुक्ल प्रतिपदा प्रारंभ होगी, तो उसके पूर्वार्ध में किंस्तोघ्न। इस तरह इनका क्रम तिथि के अनुसार चलता है। एक तिथि 12 अंश की होती है, तो करण उसका आधा माने 6 अंश का एक करण कहलाता है। जिस प्रकार से तिथियों के, बार के, नक्षत्र के सभी के स्वामी आपने जाने हैं, उसी प्रकार इन करणों के भी स्वामी कहे गए हैं। वव करण के स्वामी इंद्र, बालव के ब्रह्मा, कौलव के सूर्य और तैतिल के भी सूर्य, गर करण की पृथ्वी, वणिज की लक्ष्मी और विष्टि के यम। विष्टि को भद्रा भी कहते हैं, विष्टिकरण का दूसरा नाम है भद्रा, और इनके भद्रा के स्वामी हैं यम। और यम तो आप जानते ही हैं, यम का नाम सुनते ही लोग भयभीत हो जाते हैं और दूर ही रहना चाहते हैं। तो जिस प्रकार से इनके भद्रा के विष्टिकरण के स्वामी हैं, इनसे सभी बचना चाहते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में भी ये भद्रा या विष्टि कहें, ये करण शुभ कार्य में वर्जित माना गया है। पंचांग में दिया रहता है भद्रा का समय विशेष रूप से। अभी हम पंचांग की बात आपको करेंगे। कल हमने व्हाट्सएप पर भारतीय ज्योतिष ग्रुप में पंचांग का जो वर्तमान अभी चल रहा है वह पृष्ठ फोटो खींच करके डाला है, जिससे उसे आप निकाल लेंगे तो हम एक एक लाइन पर, एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे, तो आप उसे अच्छे से समझ सकेंगे। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं भद्रा विष्टि, ये शुभ कार्य में वर्जित है। लेकिन कोई क्रूर कर्म करना है या तंत्र वगैरह का जो टोटका तंत्र, तांत्रिक लोग जो कार्य करते हैं, सिद्धि करते हैं, तो ऐसे तंत्र के कार्य में भद्रा या विष्टि नाम का करण
अच्छा माना गया है और उस तंत्र या क्रूर कर्म की सिद्धि प्राप्त होती है। तो क्रूर कर्म में तंत्र वगैरह के कार्य में भद्रा में करने का विधान है और शेष जो शुभ कार्य हैं वे भद्रा में नहीं किए जाते हैं। तो आपको जैसे कोई मुहूर्त वगैरह आप देख रहे हैं तो उस समय विशेष रूप से विचार करना होगा। अगर भद्रा चल रहा है विष्टिकरण तो उस समय आप शुभ कार्य के लिए वर्जित करेंगे। इस प्रकार से आपने 7 चरकरण और 4 स्थिरकरण जान लिए। विशेष रूप से विष्टिकरण जिसे भद्रा भी कहते हैं इसके बारे में जान लिया है। अब ये जो भद्रा हैं इनका निवास कहाँ पर है, माने भद्रा माने विष्टिकरण, तो इनके निवास माने गए हैं स्वर्ग में निवास है, स्वर्ग और पाताल और मृत्युलोक, ये 3 निवास माने गए हैं। राशि के अनुसार चंद्रमा किस राशि में है उसके अनुसार होते हैं। और पंचांग में आप देखेंगे तो पंचांग में लिखा रहता है कि भद्रा का निवास मृत्यु लोक में है कि स्वर्ग लोक में है कि पाताल लोक में है। तो उसके अनुसार भी वह भद्रा का फल होता है। तो जैसे स्वर्ग लोक में अगर भद्रा का निवास है तो उसे ऊर्ध्वमुख भद्रा कहते हैं और ऊर्ध्वमुख भद्रा अच्छे माने गए हैं, माने शुभ फल देने वाली होती है। इसी तरह पाताल लोक में अगर भद्रा का निवास है, पाताल नीचे होता है तो पाताल में निवास होने का मतलब अधोलोक में निवास है, अधोमुख है। अधोमुख भद्रा है तो उससे द्रव्य लाभ प्राप्त होता है। और तीसरा मृत्यु लोक में अगर निवास है तो मृत्यु लोक की भद्रा सम्मुख कहलाती है और सम्मुख भद्रा मृत्यु लोक में जिसका निवास है ऐसी भद्रा विशेष रूप से विनाशकारी और मृत्युदायी कहलाती हैं। तो भद्रा में भी देखो अब 3 प्रकार के भद्रा हो गए। तो भद्रा है इसलिए शुभ कार्य ना करें ऐसा हम पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं। अगर भद्रा मृत्यु लोक में है, सम्मुख भद्रा है, तब उसको हमें वर्जित करना चाहिए। वह विनाश को देने वाली है और मृत्युदायी है। और अगर ऊर्ध्वमुख स्वर्ग में भद्रा है या पाताल में भद्रा अधोमुख है तो उसमें शुभकारी द्रव्य लाभ देने वाली भद्रा होती है। भद्रा का मतलब आप जान गए ना, विष्टिकरण को भद्रा कहते हैं। अब एक चीज और भद्रा में आप जान लें कि कृष्ण पक्ष में सप्तमी, चतुर्दशी और शुक्ल पक्ष में अष्टमी और पूर्णिमा, इन दिनों में अभी हमने आपको बताया था ना कि ये 7 जो चर करण हैं तो ये परिवर्तित होते रहते हैं। तो इनके 8 फेरे होते हैं, माने 8 चक्कर लग जाते हैं। तो 4 कृष्ण पक्ष में और 4 शुक्ल पक्ष में ऐसे 8 फेरे हो जाते हैं। तो कृष्ण पक्ष की सप्तमी, चतुर्दशी और शुक्ल पक्ष की अष्टमी, पूर्णिमा, इन दिनों की जो भद्रा होती हैं तो ये पूर्व दल भद्रा कहलाती हैं और इनको दिन संज्ञक माना गया है। और ये दिन संज्ञक रात्रा भद्रा, दिन संज्ञक भद्रा हमेशा दिन में पड़े ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि तिथि कभी दिन में शुरू होती है, कभी दोपहर में, कभी शाम को, कभी रात्रि में। तिथि के मान कम ज़्यादा होने से तिथि शुरू होने का समय निश्चित नहीं रहता है, पंचांग में दिया रहता है समय। तो अगर ये दिन संज्ञक भद्रा रात्रि में पड़े तो भद्रा का दोष नहीं होता है। अभी जो दोष बताए थे ना कि विनाशकारी है भद्रा, मृत्युदायी है मृत्यु लोक में सम्मुख भद्रा, तो अगर ये जो दिन संज्ञक भद्रा हैं कृष्ण पक्ष की सप्तमी और चतुर्दशी को और शुक्ल पक्ष की अष्टमी और पूर्णिमा को पूर्व दल भद्रा कहलाती हैं और ये दिन संज्ञक हैं, और अगर ये रात्रि में पड़ें तो फिर ये दोषकारी नहीं है बल्कि सुख देने वाली हो जाती हैं। इसी प्रकार
रात्रि संज्ञक भद्रा होती हैं कृष्ण पक्ष की तृतीया और दशमी, और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और एकादशी, ये परदल भद्रा कहलाती हैं, रात्रि संज्ञक हैं। और ये रात्रि संज्ञक भद्रा अगर दिन में पड़ें तो इनका दोष नहीं होता है, बल्कि ये सुख देने वाली बन जाती हैं। इस प्रकार 7 चरकरण, 4 स्थिरकरण, और इनमें विशेष रूप से भद्रा के बारे में आपने जान लिया है। अभी 4 जो स्थिर करण हैं उनके स्वामी हमने आपको नहीं बताए हैं, वे भी आप समझ लें। शकुनी करण के कलियुग, चतुष्पद के रुद्र, नाग करण के सर्प, देखो नाग और सर्प एक ही जाति के हैं, और किंस्तुघ्न करण के वायु, ये स्वामी कहे गए हैं। तो इस प्रकार से पंचांग के 5 भाग आपने अच्छे तरीके से समझ लिए। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। अब पंचांग में इनको हम किस प्रकार देखते हैं, ये हम पंचांग के पृष्ठ से अगली क्लास में विस्तार से आपको पंचांग आप खोल करके रखेंगे और हम समझाएंगे। आज का समय पूर्ण हो गया है। आप सभी के लिए धन्यवाद।